हे स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अपूर्वा सिंह और आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन तैयारी पे। तो आज की डेट है 22 और नए वीक की शुरुआत करते हैं नए क्वेश्चन के साथ में, जिनको आपको अब डेली से हैबिट बना लीजिए कि आंसर आपको लिखना ही लिखना है। तो आज का हमारा क्वेश्चन है G20 के बारे में बताइए। जो G20 ग्रुप है उसके बारे में बताइए और क्या सिग्निफिकेंस है इस ग्रुप का। ये G20 समूह क्यों महत्वपूर्ण है ये आपको बताना है 250 वर्ड्स में। आंसर आपको सेंड करने हैं IAS@onlinetayari.com पर। तो मैं आंसर्स का आपके वेट करूंगी। और जैसे कि देखिए, इससे पहले भी जितने स्टूडेंट्स ने आंसर दिया था वो हमने अपने सारे प्लेटफॉर्म्स पर शेयर किया। तो वैसे ही आप लोग भी अगर चाहते हैं आपके आंसर शेयर हों, अच्छे हों और उस पर मैं फीडबैक दूं कि आपको क्या इंप्रूव करने की ज़रूरत है, तो आप आंसर्स लिखना शुरू करिए और मुझे सेंड करना शुरू करिए। आप अपनी पिक्चर सेंड कर सकते हैं जो भी आपने आंसर लिखा है उसकी, या फिर आंसर टाइप करके भेज सकते हैं। जैसे आपको कन्वीनियंट हो आप वैसे करिए, बट हमारा पर्पस ये क्या प्रैक्टिस करिए। तो आइए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा मंगोल्स के बारे में, जो कि 13वीं सदी के थे, मतलब कि मंगोल के संबंध में इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है। द मंगोल एम्परर चंगेज खान डिड नॉट क्रॉस द इंडस ड्यू टू द फियर ऑफ बलबन्स आर्मी। मंगोल सम्राट चंगेज खान ने बलबन की सेना के भय से सिंधु को पार नहीं किया। दूसरा स्टेटमेंट, मंगोल किंग अब्दुल्ला वॉज डिफीटेड बाय जलालुद्दीन खिलजी इन भटिंडा। मंगोल शासक अब्दुल्ला भटिंडा में जलालुद्दीन खिलजी द्वारा पराजित किया गया था। और तीसरा स्टेटमेंट है कि मंगोल invasion during Alauddin Khilji's rule laid the foundation of a strong Seleucid army. तो क्या इसका करेक्ट आंसर है? फटाफट से मुझे कमेंट करके बताइए क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। तो अभी जरा हम बात कर लेते हैं। तो पहला स्टेटमेंट जो यहाँ पे दिया हुआ है कि इसने बलबन की सेना के भय से सिंधु को पार नहीं किया, तो ये जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है, क्योंकि 1221 में 1221 ईस्वी में ख्वारिज्म के जो शहजादे थे जलालुद्दीन, उसका पीछा करते करते हुए इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान चंगेज खान जो थे वो सिंधु तक पहुंच गए थे। तो 2021 ईस्वी में ये सिंधु को पार कर चुके थे। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत है। ठीक, दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि मंगोल शासक अब्दुल्ला भटिंडा में जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा पराजित किया गया था। तो ये स्टेटमेंट सही है। ठीक, तो ये पराजित हुए थे। और तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट बोलता है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान मंगोल आक्रमण ने मजबूत सल्तनत सेना की नींव रखी थी। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। ठीक, सो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका 1 and 3 सॉरी 2nd and 3rd ओनली। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। In the context of Mansabdari system of Mughals, consider the following statement. It was a grading system used by Mughals to fix rank, salary and military responsibilities. यह पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व निश्चित करने के लिए मुगलों द्वारा प्रयुक्त एक श्रेणीकर की प्रणाली थी। दूसरा स्टेटमेंट है, मनसबदार डिड नॉट एक्चुअली रिसाइड इन एडमिनिस्टर्स देयर जागीर्स, दे ओनली हैड द राइट टू रेवेन्यू ऑफ देयर असाइनमेंट्स। तो मनसबदार वास्तव में अपनी जागीर में नहीं रहते थे या उनका प्रशासन नहीं करते थे, बल्कि उनका केवल अपने आवंटनों के राजस्व पर अधिकार होता था। और तीसरा जो है, देयर सैलरी वर डिटरमाइंड बाय द न्यूमेरिकल वैल्यू कॉल्ड जात। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो यहाँ पे जो तीनों ही स्टेटमेंट्स हैं ये करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। तो मनसबदार जो थे बेसिकली एक ऐसा व्यक्ति था जो कि कोई मनसब, ठीक है, जो कि कोई मनसब अर्थात और वी कैन से दैट कि कोई स्थिति या पद धारण करता था। ठीक है, स्थिति, पद, या जिसको हम बोल सकते हैं कि कोई पोस्ट को धारण करता था। ठीक है, और ये एक श्रेणीकर प्रणाली थी जिसको हम बोल सकते हैं कि ग्रेडिंग सिस्टम, जैसे कि हमने बोला, तो ये ग्रेडिंग सिस्टम था जो कि सैलरी, आपकी रैंक और मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिफाइन करता था, बताता था। और वो एक्चुअली जो अपनी जागीर्स होती थी उसमें नहीं रहते थे, वो सिर्फ वहां से रिवेन्यू कलेक्ट करते थे, जिसके लिए उनके सेवक जो थे वो रिवेन्यू को कलेक्ट करते थे और वो खुद किसी देश के किसी और भाग में जाकर के अपनी सेवा देते थे। ठीक, और इनकी जो सैलरी थी, उनका जो रैंक था वो डिफाइन किया जाता था जात के द्वारा। और जो ये रैंक है, ये जो जात है, ये जितनी ज्यादा उच्च होती थी वो उतना ही ज्यादा स्टैब्लिश्ड व्यक्ति होता था।
ठीक, सो नाउ ये क्लियर हो गया आपको मनसब के बारे में, तो मुझे फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए। इसका ऑप्शन जो है वो डी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सिखिज्म। गुरु नानक एडवोकेटेड निर्गुण भक्ति विथ गॉड हैविंग नो फॉर्म और जेंडर। गुरु नानक ने निर्गुण भक्ति का समर्थन किया जिसमें ईश्वर का कोई रूप या लिंग नहीं होता है। दूसरा स्टेटमेंट है आदि ग्रंथ साहिब कंटेन्स द टीचिंग ऑफ ओनली गुरु नानक एंड सिख गुरुज। आदि ग्रंथ साहिब में केवल गुरु नानक और सिख गुरु की शिक्षाएं सम्मिलित हैं। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? तो यहाँ पे सिर्फ पहला स्टेटमेंट ही करेक्ट है। तो बाबा गुरु नानक जो है, इनके बारे में हम बात करें तो बाबा गुरु नानक का जो जन्म हुआ था वो 1469 में हुआ था, एक हिंदू व्यापारी परिवार में ननकाना साहिब नामक गांव में। ठीक है, और इनके जो संदेश थे उनसे हमें पता चलता है कि निर्गुण भक्ति का समर्थन करते थे। उन्होंने बलि प्रथा, अनुष्ठानिक स्नान, मूर्ति प्रथा, तपस्या और हिंदू और मुस्लिम दोनों के ही ग्रंथों को अस्वीकार किया था। ठीक है, और जो बाबा गुरु नानक थे उनके अनुसार निरपेक्ष सत्ता, ठीक है, या जो परमात्मा है, रब है, इनका कोई लिंग या रूप नहीं होता है। इसलिए जो हमारी पहली स्टेटमेंट है ये करेक्ट होती है। ठीक है, और बाबा गुरु नानक एक नए ऐसा मतलब कहा जाता है कि वो नए धर्म की स्थापना नहीं करना चाहते थे, किंतु उनके मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने अपनी प्रथाओं को एक सांकेतिक और हिंदू और मुसलमान दोनों से ही एक भिन्न रूप दिया था। ठीक है, अब यहाँ पे आदि ग्रंथ साहिब जो कि दूसरा स्टेटमेंट है हमारा, उसके बारे में हम बात करें तो पांचवें गुरु गुरु अर्जुन ने बाबा गुरु नानक के भजनों और उनके साथ साथ अपने पूर्ववर्ती 4 गुरुओं एवं अन्य धार्मिक कवियों जैसे कि बाबा फरीद, रविदास, ठीक है, और कबीर के भजनों को आदि ग्रंथ साहिब में संकलित किया था, और इन भजनों की रचना को गुरबानी कहा जाता है। और तथा इन भजनों की रचना जो है वो विभिन्न भाषाओं में भी करी गई है। तो इसलिए जो दूसरा स्टेटमेंट है ये गलत हो जाता है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि केवल गुरु नानक और सिख गुरुओं की शिक्षाएं सम्मिलित हैं, पर ऐसा नहीं है। इसमें बाबा फरीद, रविदास जैसे कवियों की भी रचनाएं सम्मिलित हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाता है। ठीक, सो आगे बस नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोल रिजर्व्स इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कोल इन इंडिया अकर्स इन गोंडवाना एंड टर्शियरी डिपॉजिट्स। मेजॉरिटी ऑफ कोल डिपॉजिट्स इन इंडिया आर ऑफ एंथ्रासाइट टाइप्स एंड इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट इन कुकिंग कोल। तो यहाँ पे आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है, कौन सा कथन जो है वो गलत है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि मेजॉरिटी ऑफ कोल डिपॉजिट्स इन इंडिया आर ऑफ बिटुमिनस टाइप, बिटुमिनस प्रकार के हैं, और कुकिंग कोल के संबंध में जो भारत है वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, इसलिए इसको ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से इसका निर्यात करना पड़ता है। इसलिए इसका जो आंसर है वो सी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, विथ रेफरेंस टू द टेम्परेचर स्ट्रक्चर ऑफ द ओशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। थर्मोक्लाइन लेयर इज कैरेक्टराइज्ड बाय रैपिड डिक्रीज टेम्परेचर डेप्थ इन द हाई लैटिट्यूड। द टेम्परेचर चेंज विद डेप्थ इज रैपिड एंड द ओशंस इन नॉर्थ हेमिस्फीयर रिकॉर्ड रिलेटिवली हाई टेम्परेचर इन द सदर्न हेमिस्फीयर। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? जो हिंदी के स्टूडेंट्स है उनके लिए आंसर ये है, आप लोग एक बार आंसर को पढ़ लीजिए। तो यहाँ पे जो 1 and 3 स्टेटमेंट है वो यहाँ पे करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक, तो उच्च अक्षांशों पर गहराई में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप तापमान में तीव्र परिवर्तन होता है, ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। ठीक, तो यहाँ पे तीव्र परिवर्तन नहीं होता है, धीमी गति और से परिवर्तन होता है। ठीक है, तेजी से नहीं बल्कि धीमी गति से होता है। तो यहाँ का जो ऑप्शन नंबर 2 है वो गलत हो जाता है। सो दैट्स ऑल इन टुडे सेशन स्टूडेंट्स। अगर सेशन पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, और उसके साथ साथ अगर आपने टेस्ट अटेम्प्ट करना स्टार्ट नहीं किया है तो टेस्ट अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।